हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए सुरेश पोद्दार वीएस क्लासेस जयपुर से आपके लिए लेके आया हूँ सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट के बिट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे आपको ये भी चीज बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन अपडेटेड नहीं है और उसका सही जवाब आज की डेट में क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि किसका आंसर सीट में गलत दे रखा है। उन सबको ठीक करते हुए अपडेटेड आंसर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे वो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चन जिनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा। तो शुरू करते हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के बिट क्वेश्चन। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। टीडीएस ऑन इनकम from investment in securitization fund it's covered under section। हमने 3 फंड नए पढ़े थे बेटा फाइनल के अंदर, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट का असेसमेंट पढ़ा था। वहां पे हमने बोला था कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे जो डिविडेंड कटता है, वहां से मिलने वाली इनकम पे जो डिविडेंड कटता है, वो कौन से सेक्शन में कवर होता है? तो बेटा आंसर रहेगा इसका 194 LBC। याद है आपको? LBA, LBB और LBC ऐसे सेक्शन हुआ करते थे वहां पे। तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा LBC। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके सेक्शंस आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, जैसे कि टीडीएस डिडक्शन का जो चैप्टर है, इसके अलावा एग्जम्पशन जो है कैपिटल गेन में वो, इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, इन चैप्टर्स के आपको सेक्शन डेफिनेटली याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है जैसे कि ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग कौन से सेक्शन में कवर होता है? तो देखिए भाई कौन से सेक्शन में कवर होता है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं सेक्शन 192। ये क्या है? क्या ये टीडीएस ऑन सैलरी का सेक्शन नहीं है? ठीक है, 192A, क्या ये टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड का नहीं है? 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये तीनों सेक्शन तो टीडीएस के हैं, तो रिकवरी प्रोसीडिंग को स्टे कराने का जो सेक्शन है वो तो यहाँ कवर ही नहीं है। तो ये तो आंसर आपके लिए बड़ा इजी हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं आप एक ही एस्पेक्ट में सोचें कि रिकवरी का सेक्शन कौन सा है, मुझे तो याद नहीं था। स्टे प्रोसीडिंग का सेक्शन कौन था, मुझे तो याद नहीं है। आप उसी एस्पेक्ट में सोचें, ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखें कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस किस से रिलेटेड है, क्या पता यहीं से आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं इसका सेक्शन होता है बेटा 225, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दी अब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच वन इज द ड्यूटी ऑफ टैक्स पेयर? जो नीचे 4 चीजें लिखी हैं इसमें से टैक्स पेयर की ड्यूटी क्या है? ठीक है, पहला लिखा है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट। देखिए प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस ये तीनों आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपको अगर टैक्स कम करना है और वो भी लीगली तरीके से, मोरल तरीके से या इमोरल तरीके से, वो कभी भी आपकी ड्यूटी नहीं है, वो क्या है? आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी चॉइस है बेटा। ठीक है, पर टैक्स मैनेजमेंट आपकी ड्यूटी है, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट में क्या आता है? टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टाइमली डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, टीडीएस डिडक्शन टाइमली होना चाहिए, सब चीजें टाइम से हो जाए, उसको हम कह रहे हैं टैक्स मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है वो करना तो हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, पर टैक्स प्लानिंग हमें जचे, हमें लगता है टैक्स सेविंग करनी है तो करो, वरना मत करो। टैक्स इवेजन अवॉइडेंस, हम टैक्स चुराना चाहते हैं तो करें, वरना ना करें, वैसे एथिकली नहीं करना चाहिए, इमोरल है। ठीक है, पर ये हमारी ड्यूटी नहीं है, तो आंसर वुड बी डी, टैक्स मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। सेक्शन, कौन सा सेक्शन डील करता है विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक विच आर अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड
इन एनी ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट प्रोसीडिंग जब हम पढ़ते हैं तो अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है जिसके अंदर ऐसी कोई गलती है जिस पे कोई दो राय नहीं है, हमने ये कहा था ना, जिस पे कोई आर्गुमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो उसको हम सेक्शन 154 में रेक्टिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए 4 साल का टाइम होता है, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन रहेगा बेटा 154। यहाँ पे हमारा सेक्शन कौन सा रहेगा? सेक्शन 154। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ICDS 2 स्टैंड्स फॉर, 10 ICDS टोटल बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें से ये पूछा है कि सेकंड ICDS किसके साथ डील करता है। जाहिर सी बात है इसके नाम तो आपको याद होंगे। ठीक है, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी लिंक करके बताया था कि कौन सा ICDS कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक होता है। ठीक है, तो ICDS 2 जो है बेटा वो हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन के साथ डील करता है। ICDS 1 होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ओके, बोलिए, यहां तक क्लियर है बेटा? चले आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मिस्टर राम बीइंग ए नॉन रेजिडेंट। ये बड़ा ध्यान से समझना आप, नॉन रेजिडेंट है, एज है इनकी 70 ईयर्स, इसका मतलब सीनियर सिटीजन है, इज डिडक्टेबल अप टू। अगर हमने किसी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए 80D में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम कितना अमाउंट कर सकते हैं? ठीक है, मैंने आपको इसमें 2 लिमिट पढ़ा रखी है बेटा। एक आपको बता रखा है 25,000 अगर एसएससी स्पाउस और बच्चों के लिए करवाया जाता है तो, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़ के 25 की जगह कितनी हो जाती है? 50,000 की हो जाती है। ठीक है, पर नॉन रेजिडेंट को सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। मतलब नॉन रेजिडेंट की एज चाहे कितनी भी रहे, चाहे वो बिलो 60 रहे और चाहे अबो 60 रहे, उसके लिए डिडक्शन का एक ही क्राइटेरिया किया गया है और जो कि है 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें बोला गया नॉन रेजिडेंट है तो हम क्या कहेंगे कि 25,000 की उनको डिडक्शन मिल सकती है। ओके, अगर यही रेजिडेंट पर्सन होता तो ये डिडक्शन 50,000 रुपए की होती। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना। मिस्टर जेवियर्स एज 55 ईयर ए नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे भी ध्यान से समझना, और है इंडिविजुअल है। ठीक है, रिसीव्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम द पेयर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इन अगस्त 2016। पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, he has no other income in India, his tax liability for the dividend income would be। बेसिकली ये हमसे ये जानना चाहता है कि जो सेक्शन है हमारा एक 115 BBDA, ठीक है, क्या ये उसमें कवर होगा? क्योंकि उसमें क्या कहा गया है कि अप टू ₹10 लाख, तो ये एग्जम्प्ट होता है, और बैलेंस जो पार्ट होता है वो होता है टैक्सेबल एट द रेट 10%। ठीक है, पर यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। ये पर्सन है नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट के ऊपर 115 BBDA अप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट। समझ गए? तो जब ये लगता ही नहीं है तो इंडियन कंपनी से डिविडेंड जनरली क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। तो ये हो जाएगा नील, मतलब इस पे कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। पहले क्या होता था कि इंडियन कंपनी से जितना भी डिविडेंड मिलता है वो आपके लिए टोटली टैक्स फ्री हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन आया जिसने कहा 10 लाख तक टैक्स फ्री है, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। पर ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को ही कवर करता है, नॉन रेजिडेंट को तो कवर नहीं करता। तो इसलिए नॉन रेजिडेंट के लिए तो वही चीज अभी भी चली हुई आ रही है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है
अभी भी वही चीज चली आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन कंपनी से डिविडेंड टैक्स फ्री है। समझ गए? इसलिए यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं रहेगा, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी अदर इनकम तो कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड to buy back share from the shareholder. It bought 30,000 shares of rupees 10 each by paying 40 rupees per share. मतलब बाय बैक का केस है। आपको बताया हुआ है कि बाय बैक जो है बेटा वो वैसे तो सेक्शन 46A में कवर होता है कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स में ये कवर होता है सेक्शन 115QA के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स का बाय बैक करती है, ये इस साल अमेंड भी हुआ था, ठीक है, मैंने बताया था फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंडेड भी है, तो इसमें कहा गया कि अगर कोई कंपनी अपने लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स का बायबैक करती है, इन दैट केस कंपनी विल पे टैक्स। ठीक है, पेमेंट किसको करना है? कंपनी को करना है, और एग्जम्प्ट रहेगा ये शेयर होल्डर के लिए, एग्जम्प्ट फॉर शेयर होल्डर। बात ये आती है कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना है, तो जिसके लिए रेट डिसाइड की गई 20% प्लस सरचार्ज प्लस HEC। अब सरचार्ज कितना होगा? 12% रहेगा, क्योंकि कंपनी के केस में सरचार्ज कितना होता है? 12% होता है। मैक्सिमम ही चार्ज करते हैं हम हमेशा इस रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यहाँ पे कोई इनकम कुछ नहीं देखना, हमेशा 12% ही आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, अमाउंट कितना है और कितने पे चार्ज होना है, ये और देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि 30,000 शेयर बाय किए गए 40 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 12 लाख रुपए के शेयर बाय किए गए, ठीक है। पर ये पूरा तो प्रॉफिट नहीं है शेयर होल्डर के लिए, इश्यू प्राइस भी तो आएगी। इश्यू प्राइस कितनी थी वो और देख लेते हैं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेस। इश्यू प्राइस इसमें थी बेटा 10 रुपए का शेयर है, तो हम लिखेंगे 30,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए का इश्यू प्राइस था, तो इसका मतलब 9 लाख रुपए की शेयर होल्डर की इनकम है जिसपे कंपनी को टैक्स देना है। इसे हम BBT बाय बैक टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टैक्स आप देखेंगे, 9 लाख का सबसे पहले लेंगे बेटा हम टैक्स, तो जो होगा 1,80,000, ठीक है। फिर उस पे लगाएंगे हम 12% सरचार्ज, सरचार्ज लगा देंगे 12%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सरचार्ज 12%, देख लो आप इसका, तो ये हो जाएगा 21,600 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा 21,600 रुपए। जोड़ देते हैं इसमें, ये लो मैं जोड़ देता हूँ, 1,80,000, तो ये हो गया 2,01,600 रुपए। इसमें जोड़ देते हैं बेटा HEC 4%, HEC जोड़ देते हैं इसमें 4% इस अमाउंट का, तो इंटू 4%, ये आ जाएगा 8064, टोटल कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 209,664, ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 209,664। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। देख लेते हैं क्या दे रखा है, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन अलग हैं, सारे ऑप्शंस अलग हैं, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से हम आंसर नहीं कर रहे बेटा, आंसर हमारा सही यही होगा, आंसर जो हमने निकाला है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने कैसे किया हुआ है मैं वो भी आपको बता देता हूं, वो भी आप देख लीजिए। इन्होंने किया होगा 9 लाख का बेनिफिट, ठीक है, उस पर 20% रेट, प्लस इन्होंने किया होगा सेस,
पुराना वाला एजुकेशन सेस 3% ऐड, तो जो कि हुआ होगा 18,53,54, तो ये हो गया होगा बेटा 1,85,400। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने आंसर ये किया होगा, ठीक है। पर हमें यही नहीं करना है, आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अमेंडेड पेपर आएगा और आपका आंसर रहेगा ये वाला, ओके, ठीक है। चले आगे बेटा, यही बस बताने वाली बातें हैं, वरना आंसर तो बुक में भी दे रखे हैं, पर यही आपके समझने वाली बातें हैं। चले आगे। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, कुमार इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट. It was set up in backward area and becomes eligible for subsidy 25% for the generator acquired by it for rupees 12 lakh. 12 लाख रुपए में इन्होंने जनरेटर परचेज किया है और जिसके लिए इन्हें 25% की सब्सिडी भी मिल गई है, ठीक है। It received the subsidy in March 17, इसी साल सब्सिडी भी मिल गई है. The amount of depreciation for the year ended would be applicable. क्या रेट अप्लीकेबल होगी और कितना डेप्रिसिएशन होगा? देखिए, पहली बात तो ये कवर हो रहा है बेटा प्लांट एंड मशीनरी 15%, क्योंकि सारी प्लांट एंड मशीनरी इसी में कवर होती है जो स्पेसिफिक रेट में नहीं है. दूसरी बात, जब हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, याद है आपको एक्चुअल कॉस्ट पढ़ाया था मैंने आपको सेक्शन 43 और 1 में, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर कोई सब्सिडी आपको मिलती है परचेज प्राइस में तो आप उसको लेस कर देते हैं और पुट टू यूज तक लाने के कोई भी खर्चे होते हैं तो वो आप ऐड कर देते हैं. तो इन्होंने 12 लाख रुपए में तो खरीदा, उसमें से इनको मिल गई बेटा सब्सिडी कितनी? 25%, इसका मतलब 3 लाख रुपए, ठीक है। इसका मतलब 3 लाख रुपए, तो अमाउंट बच गया 9 लाख. इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? 9 लाख रुपए. एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी बेटा? 9 लाख रुपए. अब 9 लाख पे इनको लगाना है 15%. 9 लाख पे इनको लगाना है 15%, ठीक है। और क्योंकि ये एसेट एक्वायर की गई है 15 दिसंबर 2016 को, मतलब 180 डेज से कम काम आई है, तो क्या हम हाफ भी करेंगे इसका, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 135 और 135 का आधा कर दीजिए, आप हाफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 67,500. समझ रहे हैं? परचेज प्राइस लेंगे, सब्सिडी कम कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी. एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% की रेट से, और क्योंकि 180 दिन से कम काम आया है इसलिए हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 67,500. तो सी हमारा सही आंसर रहेगा. ओके, चले आगे. डन. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिस पिंकी resigned from the employment from JIT University after service of 4 years and 8 months. 4 साल और 8 महीने की सर्विस के बाद इन्होंने रिटायर कर लिया है. She received 1,40,000 from RPF, the amount of tax deductible at source under section 192. देखिए, 5 साल के बाद अगर आपको पैसा मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है आरपीएफ से, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है. अगर आपको आरपीएफ से मैच्योरिटी मिलती है तो वो टैक्स फ्री होती है, पर वो तभी टैक्स फ्री होती है जब वो 5 साल के बाद मिलती है. अगर आपने उससे पहले विड्रॉल करा लिया तो वो पैसा आपके लिए टैक्सेबल होता है, पहली बात. दूसरी बात, उस पर हमने टीडीएस की रेट पढ़ी है सेक्शन 192 में कि अगर 50,000 से ज्यादा का प्री मैच्योर है विड्रॉवल है तो उस पर 10% की रेट से आपका टीडीएस कटता है, ठीक है. अगर 50,000 से ज्यादा का विड्रॉल है तो 10% की रेट से टैक्स कटता है टीडीएस अंडर सेक्शन 192A. इनको मिले 1,40,000, वो भी प्री मैच्योर, तो क्या टीडीएस पूरे पे कटेगा? यस, डेफिनेटली पूरे पे कटेगा. तो हम कहेंगे 10% कटेगा और वो भी 14,000 रुपए, क्योंकि 1,40,000 का 10%. बोलिए क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं वो देखते हैं. मिस्टर मुरली एम्प्लॉयड इन अ कंपनी कंस्ट्रक्टेड ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ, ये भी काम की बात है, occupation by availing bank loan of rupees 50 lakh. Interest on the loan for the year was rupees 2,60,000. He pays 170.
क्या पेमेंट से हमें कोई मतलब होता है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन में पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, वो जितना ड्यू होता है उतना ही डिडक्टेबल होता है अप टू 31 मार्च 2017। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मुरली वुड बी, उनको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कितनी मिलेगी? मतलब बेटा ये बात कर रहे हैं सेक्शन 24 बी की, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ते हैं। तो जितना इंटरेस्ट हम पे करते हैं उतने की छूट मिलती है, तो इन्होंने पे नहीं सॉरी जितना इंटरेस्ट बनता है उतने की छूट मिलती है। प्री कंस्ट्रक्शन है तो 1/5, पोस्ट कंस्ट्रक्शन है तो 100%। ठीक है, अब यहाँ पे प्री और पोस्ट की तो कोई बात ही नहीं दे रखी। ठीक है, हमें तो इस साल की बात करी है, तो इस साल में 2,60,000 का इनका इंटरेस्ट बनता है, तो हमें अलाउ करना चाहिए 2,60,000 रुपए। पर क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो याद है आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको एक लिमिट लगाई हुई है, कितना? मैक्सिमम 2 लाख रुपए, अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद है तो। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपीज। तो हमारा आंसर रहेगा 2 लाख। बनता 260 है, नो प्रॉब्लम, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हम मैक्सिमम 2 लाख की ही डिडक्शन देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। मिस्टर सनातन is employed in Gamma Limited. He opted for transfer of fund from superannuation fund to NPS. superannuation fund से पैसा निकाल के कहाँ लगा दिया? NPS में डाल दिया in ATCCD. ठीक है, accordingly 5 lakh were transferred from approved superannuation fund to an account held with NPS. His salary income excluding the said transfer amount rupees 940. His total income after considering the ट्रांसफर वुड बी, कहने का मतलब है कि इनकी सैलरी है 9,40,000 रुपए, 5 लाख रुपए इन्होंने सुपर एन्युएशन फंड से उठा के किस में डाल दिए? एनपीएफ में डाल दिए, एनपीएस में डाल दिए। तो क्या वो भी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी, ये पूछने का मतलब है। तो बेटा ऐसा जब भी कोई ट्रांसफर किया जाता है ना, एनपीएस में पैसा डाला जाता है, कहां से उठा के? सुपर एन्युएशन फंड से, तो वो ट्रांसफर कोई इनकम नहीं माना जाएगा, वो टोटली टैक्स फ्री है। ठीक है, वो टोटली क्या है? टैक्स फ्री है। इसका मतलब उस ट्रांसफर के रिगार्डिंग कोई इनकम ऐड नहीं होगी, इनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो अभी भी 9,40,000 ही रहेगी। इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अभी भी 9,40,000 ही रहेगी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पाई सॉफ्टवेयर लिमिटेड engaged in BPO, business process outsourcing, at Bengaluru. It acquired computers of rupees 20 lakhs on 10th May 2016. It also acquired computer software for 10 lakh rupees in July 2016. The total amount of depreciation claim in respect of these assets would be. ठीक है, देखिए पुराना क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, उसके बाद रेट्स चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, पहले रेट कितनी हुआ करती थी? कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, इन पे रेट हुआ करती थी बेटा 60%। अभी रेट कितनी कर दी गई है इन पे? 40%। तो पहली बात तो ये कि रेट 40% है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर के ट्रीटमेंट में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखो बेटा, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं एनुअल सॉफ्टवेयर, ठीक है, या प्री पैकेज सॉफ्टवेयर बोल दीजिए उनको। उनको क्या करते हैं? रॉयल्टी मान के रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लेते हैं, क्योंकि वो 1 साल से रिलेटेड है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के उनको पूरा डाल देते हैं, किसमें? पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। पर जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ आते हैं या साथ खरीदे जाते हैं उनको चलाने के लिए, और जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उनके लिए क्या होता है? उनको असेट ट्रीट किया जाता है, और वो भी कंप्यूटर के साथ ही डेप्रिशिएट होते हैं सेम ब्लॉक में, मतलब एट द रेट 40%। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कोई भी चीज नहीं दे रखी कि एनुअल सॉफ्टवेयर है क्या, तो हम इसे कंप्यूटर के साथ का ही सॉफ्टवेयर मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर लिखा हो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर तो ही आप उसे एनुअल सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे या 100% में ले जाएंगे, अदरवाइज वो ब्लॉक का पार्ट ही बनेगा। तो दोनों को मिला देंगे हम, 20 लाख का कंप्यूटर, 10 लाख का ये, तो टोटल 30 लाख रुपए हो गए बेटा
और इसका 40%, 12 लाख का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 12 लाख रुपीज। ठीक है, अगर कहीं पे 60% से किया हुआ हो तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि रेट चेंज हो चुकी है। डन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बेटा लिमिटेड ऑफ मुंबई इज सब्सिडरी ऑफ यूनिट इन यूएसए। ठीक है, मतलब मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वो यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों आपस में क्या है? सब्सिडरी है। परचेज गुड्स फ्रॉम यूनिटी इंकॉर्पोरेशन, खरीदा किसने है? इंडिया वाली कंसर्न ने खरीदा है, इंडिया वाली कंसर्न ने खरीदा है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कौन सी कंडीशन होगी जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगाएंगे? देखो, परचेज के केस में हम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन तब लगाते हैं जब परचेज ज्यादा रेट पे किया गया हो, परचेज एट हायर वैल्यू हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर परचेज हायर वैल्यू पे होगी तो ही इंडिया का प्रॉफिट कम होगा और फॉरेन का प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए? तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तभी अट्रैक्ट होंगे जब परचेज एट हायर वैल्यू। अब हायर वैल्यू का मतलब क्या? हायर वैल्यू का मतलब है परचेज प्राइस इज मोर देन एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा वैल्यू पे अगर परचेज हो रही है तो ये हम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, सेल का तो केस ही नहीं है, परचेज का केस है। परचेज इज मोर देन एएलपी, परचेज इज लेस देन, तो मोर देन हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगेगा? जब परचेज इज मोर देन एएलपी हो, एएलपी से ज्यादा रेट पे खरीदा है, मतलब महंगा खरीदा है जानबूझ के, तो एएलपी प्रोविजन लगेंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बीजी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ 10 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड, पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये वाली लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए बेटा एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 115 BBF, ये जो अंडरलाइन करवाई है ना मैंने लाइन आपको, इसी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना हुआ है सेक्शन 115 BBF में, जिसमें ये कहा गया है कि जो रॉयल्टी होगी वो 10% के रेट से टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये जो रॉयल्टी है ये 10% की स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ assessee who is covered under section 44 AD, 44 AD किस चीज का है? याद है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का है। सेल का 8% और 6% बताया हुआ आपको, वही वाला। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स शेल बी पेड ऑन और बिफोर। एडवांस टैक्स का पेमेंट कब करना होता है उन लोगों को जो 44 AD में कवर होते हैं। आपको बताया हुआ है मैंने ये पॉइंट एकदम अच्छे से कि 44 AD में जो लोग आते हैं या एडीए में जो लोग आते हैं उनको एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है, और वो भी कब? 15 मार्च को 100%। ठीक है, और बाकी लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 15th डे ऑफ मार्च, 15 मार्च को 100% पेमेंट करना होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों को। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? When a motor car is acquired for ₹12 lakh by Mr. Johnson on 1st 11/2016 by availing the bank loan of ₹10 lakh, the car dealer selling the motor car must collect TCS. क्या कार पे TCS है? यस, कार पे TCS है। कब है? अगर 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी है तो है, मोर देन ₹10 lakhs। ठीक है, कितना है? 1% है। ठीक है, क्या ये सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे है या पूरे पे है? पूरे पे है। अगर 10 लाख तक है तो नहीं है, और 10 लाख से ऊपर हुआ तो फिर पूरे पे है। तो हमने तो 12 लाख की खरीदी है, तो 12 लाख पे पूरे पे लग जाएगा 1% की रेट से। तो हमारा आंसर रह जाएगा
12,000 एट द रेट 1% ऑन द इंटायर सेल प्राइस, पूरे सेल प्राइस पे। देखो टीडीएस वगैरह का कंसेप्ट ऐसा ही होता है मोस्टली कि जितना अमाउंट है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है वहां तक कुछ नहीं है, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद में फिर पूरे अमाउंट पे लगता है। ओके, आई होप क्लियर होगा आपके। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन मिस्टर अरुण एज 50 ईयर हैज बिजनेस लॉस ऑफ ₹15 लाख, लॉस है, ध्यान रहे, प्रॉफिट नहीं है, एंड अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट ऑफ ₹20 लाख। ये बड़ा ही देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। द टोटल टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस वुड बी, सेस मिला के लाइबिलिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो पहले तो एक चीज समझो, ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है, चाहे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है या और भी अनएक्सप्लेन्ड मनी, ज्वेलरी, बुलियन आर्टिकल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे एक तरीके के ब्लैक मनी कंटेंट है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। इनको टैक्सेशन किया गया था इनका 2012 में कि भाई अगर ऐसी कोई इनकम पकड़ में आती है तो आप उसको 30% प्लस सरचार्ज और प्लस एजुकेशन सेस, उस टाइम एजुकेशन सेस चलता था, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, कि भाई उससे आप टैक्सेबल करो। बाद में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम पे इसमें काफी चेंज किया गया, ठीक है। तो 2016 में इसमें अमेंड किया गया और कहा गया कि नहीं, ये रेट काम नहीं करेगी, आपको रेट बदलनी पड़ेगी। तो क्या रेट रखी गई, 60% टैक्स रेट प्लस 25% सरचार्ज और प्लस HEC। मैं आज की रेट ले रहा हूं, पहले 3% हुआ करता था, अभी 4% है, इसलिए मैं 4% ले रहा हूं, ठीक है। तो 4% HEC, ठीक है। इस रेट से आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये रेट अगर आप इफेक्टिव निकालोगे तो ये बैठेगी 78%, 60 का 25 तो हो जाएगा 15, 75 हो जाएगा, 75 का 4% तो ये मिला के हो जाएगा 78%। समझ पा रहे हैं। और इस अनडिस्क्लोज्ड इनकम से किसी भी लॉस को या किसी भी खर्चे को कम नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये लॉस या कोई खर्चा एडजस्टेबल नहीं है, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो आप ये कह सकते हैं 20 लाख इंटू 78%, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 156, ठीक है, 15.6। वो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेट बदल चुकी है, इसलिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है आपका, ओके। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा होगा, इसमें कुछ ऐसा कर रखा होगा, आई थिंक कि ये आंसर होना चाहिए। 20 लाख पे इन्होंने 30% लगाया होगा, 6 लाख रुपए आ गया होगा, और 6 लाख पे 3% जोड़ दिया होगा, तो ये आ गया होगा, ठीक है। बट ये आंसर अब नहीं चलेगा। अब जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें ऑप्शन भी अमेंडेड आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है 78% की रेट से ये टैक्सेबल रहेगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। In December 2016, Excel Limited and Exceed Limited got amalgamated to form Excellence Limited। दो कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली है। The expenditure for the purpose of amalgamation was ₹10 lakh। amalgamation की जो प्रोसेस का खर्चा आया वो 10 लाख रुपए का आया। The amount of amalgamation expenditure deductible for the assessment year 17-18 would be। आपको याद है एक सेक्शन पढ़ा था हमने 35DD, अमलगमेशन और डीमर्जर के खर्चे से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि अमलगमेशन और डीमर्जर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको अलाउ होते हैं 1/5। कितने अलाउ होते हैं, 1/5 टिल 5 ईयर्स, 5 साल तक 1/5 अलाउ होंगे। तो जो 10 लाख का खर्चा किया है ये 5 साल चलेगा, 1/5 रूप में अलाउेबल होगा। तो इसका मतलब आंसर रहेगा हमारा बी, 2 लाख रुपए 1/5 ऑफ टोटल, ओके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वीनस ट्रेडर्स इंगेज्ड इन द टर्मरिक ट्रेड विथ ए टर्नओवर एक्सीडिंग ₹200 lakhs, 200 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। डिस्पेस्ड इट्स गुड्स थ्रू
इंडियन रेलवे कहाँ से डिस्पैच करते हैं? इंडियन रेलवे के थ्रू भेजते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्रेट पेबल एज ऑन 31 मार्च 17 वॉज रुपीज 1,40,000 रुपीज का भाड़ा था रेलवे का। इट वॉन्ट टू क्लेम द फ्रेट एज एक्सपेंडिचर, टू सेटिस्फाई सच क्लेम इट हैज टू पे द फ्रेट टू इंडियन रेलवे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है हमारा सेक्शन 43B से, याद है आपको? सेक्शन 43B में कहा गया है कुछ खर्चों की छूट, कुछ एक्सपेंसेस की रिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपने उनका पेमेंट कर दिया हो। और ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट आपका रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले, उसकी ड्यू डेट से पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। और कौन सा होता है वो, कौन से सेक्शन में? 139(1) में है। तो बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), यस, बिल्कुल ठीक है। बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, नहीं। बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर एंड देयर इज नो टाइम, नहीं। ए ऑप्शन हमारा सबसे ठीक रह जाएगा, सबसे सही रहेगा कि रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। अगर आपने कर दिया तो ये एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउेबल हो जाएगा। इसमें और भी कई चीजें होती हैं, आपको याद होगा, बोनस, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, ऐसी कई चीजें इसमें होती हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अमाउंट पेड टू रेलवे, वो भी इसमें कवर होता है। ओके, चलें आगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए कैपिटल असेट बीइंग शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। देखो, प्राइवेट कंपनी बोलने का मतलब होता है बेटा अनलिस्टेड, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन चाहे जानबूझ के कहे और चाहे ना कहे, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में एज इट इज, ठीक है। प्राइवेट कंपनी बोलने का मतलब ही अनलिस्टेड शेयर होता है। हेल्ड फॉर मोर देन हाउ मंथ्स सेल बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। कहने का मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी के शेयर को कितने महीने होल्ड करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म हो जाए। तो आप जानते हैं लिस्टेड के लिए 12 महीने, लिस्टेड शेयर के लिए 12 महीने का होल्डिंग पीरियड, और अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड रिक्वायर्ड होता है। अगर आप 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करेंगे तो अनलिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन वाइफ लक्ष्मी बीइंग द लीगल हेयर ऑफ उदय कुमार रिसीव 10 लाख फ्रॉम द एनपीएस, एनपीएस से पैसा मिला 10 लाख रुपए, ठीक। किसको? लीगल हेयर को। ये बड़ा ध्यान से सुनना, ये काम की बात है। ट्रस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD द अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिसिप्ट चार्जेबल टू टैक्स। वाइफ को जो पैसा मिला हस्बैंड की डेथ पे एज ए लीगल हेयर 10 लाख रुपए, तो उसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल है ये बोला गया। बेटा एनपीएस में से जब लीगल हेयर को पैसा मिलता है तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसका कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक। वो पूरा टैक्स फ्री होता है, उसका कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नील, कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट, ठीक है, एम्प्लॉई द मॉनेटरी लिमिट ऑफ एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव सैलरी, इसको लीव इंकेसमेंट भी हम बोलते हैं और अर्न लीव सैलरी भी बोलते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है सैलरी के चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पे मैक्सिमम अमाउंट क्या था आपको ध्यान है? जब हम ग्रेचुटी पढ़ते हैं, वीआरएस पढ़ते हैं, रिट्रेंचमेंट पढ़ते हैं, लीव इंकेसमेंट पढ़ते हैं, तो इन दैट केस हम एक लास्ट अमाउंट लिखते हैं मैक्सिमम अमाउंट की मैक्सिमम रिडक्शन एग्जाम इतनी मिल सकती है, मैक्सिमम जो एग्जाम्शन है वो इतनी है। तो वहां पे हम लीव इंकेसमेंट में कितना अमाउंट लिखते हैं? याद होगा आपको, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 लाख रुपए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली टैक्स फ्री हो जाता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाता है, पर नॉन गवर्नमेंट के लिए 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, ठीक। ध्यान रहे, अगर ड्यूरिंग द ईयर लीव इंकेसमेंट मिलता है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द ईयर मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट की बात नहीं हो, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। और ये बात रिटायरमेंट की चल रही है, तो मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख रहेगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको याद है? ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, पेनल्टी वाले चैप्टर नंबर 10 में है हमारा, और इसका सेक्शन था हमारा 271 FA, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पे
500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ही नहीं है 500 रुपए का, तो मतलब ये ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर रहेगा इसका 500 रुपए पर डे। तो मतलब इसके ऑप्शन हमारे लिए कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, 500 पर डे की पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 271 एफ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एवरी पर्सन बीइंग ए कंपनी हैज टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ओनली इफ it has any positive income or it wants to carry forward of loss। अगर कंपनी अपनी इनकम है तब तो रिटर्न भरना ही भरना है, लॉस है तो अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है तो रिटर्न भरे और नहीं करना चाहती तो ना भरे। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी के लिए हमेशा ही रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कंपनी के लिए मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न। ठीक है, चाहे उसकी इनकम हो और चाहे उसका लॉस हो। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट है तो भरनी है और लॉस अगर क्लेम करना चाहे तो भरो वरना मत भरो। नहीं, इनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द पार्टी इफ टोटल इनकम ऑफ द पार्टी विदाउट इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। कौन से सेक्शन के प्रोविजन के इफेक्ट दिए बिना मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स में आती है? कौन सा सेक्शन लगता है असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? आपको बताया हुआ है, ये है सेक्शन 13A। सेक्शन 13A में पॉलिटिकल पार्टी के असेसमेंट से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ एग्जम्पशन दी गई है। ओके, डन। आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम in case of a company who is required to furnish a report in form number 3CEB? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आप MCQ। ठीक है, 3CEB में जो रिपोर्ट देनी है सेक्शन 92E के अंदर, ये फॉर्म नंबर है और ये सेक्शन है। ये एक्चुअली मैं आपको अगर बात करूं सिंपल वर्ड्स में तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट होती है। ठीक है, और इसको भरने की ड्यू डेट होती है 30 नवंबर। ठीक है, और क्योंकि इस रिपोर्ट को भरने की ड्यू डेट 30 नवंबर होती है, इसलिए रिटर्न ऑफ इनकम भरने की ड्यू डेट भी 30 नवंबर होती है। आपको याद होगा कि जब मैंने सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको पढ़ाई थी तो 3 डेट पढ़ाई थी। एक 31 जुलाई पढ़ाया था, ठीक है, 31 सितंबर पढ़ाया था और 31 नवंबर पढ़ाया था। वो 30 नवंबर ये बोला था कि जिन लोगों के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिन लोगों के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उन लोगों को 30 नवंबर को रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, वो इसीलिए कि उनको पहले ये रिपोर्ट देनी है, ये रिपोर्ट जाएगी 30 नवंबर तक, तो उसी में इसीलिए आपकी रिटर्न की डेट भी बढ़ा दी गई है। तो क्या हो जाएगा आंसर? नवंबर 30 ऑफ असेसमेंट ईयर। डन। चलिए आगे चल लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। रिटर्न तो भरी है पर ड्यू डेट के बाद भरी है तो भी हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन आते हैं, 139(3) एंड सेक्शन 80। अगर इन दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, अगर इन दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ें तो हम कहते हैं किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड तभी किया जा सकता है जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हो विद इन ड्यू डेट। ठीक है, इसके 2 एक्सेप्शन भी पढ़े थे हमने। क्या क्या? एक तो HP लॉस और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कि इनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद भरी है तो भी इनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और HP लॉस को तो विदाउट रिटर्न भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई हुई है। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा लॉस है जो रिटर्न भरने के ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरने पे भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। HP का ऑप्शन ही नहीं है, HP का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की जगह HP ऑप्शन होता तो HP हमारा आंसर हो जाता। ओके, क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन
अंडर फॉलोइंग सेक्शन कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139.5। 139.5 जो सेक्शन है वो रिवाइज रिटर्न का सेक्शन है। तो हमसे ऐसे बोला गया है कि कौन सी रिटर्न ऐसी है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। क्या 139.1 की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? यस। क्या 139.4 की बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? यस। क्या रिवाइज रिटर्न को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं? यस। इसका मतलब इन सारी रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। 139.1 ड्यू डेट की रिटर्न है, 139.4 बिलेटेड रिटर्न है और 139.5 रिवाइज रिटर्न है। क्या तीनों को रिवाइज किया जा सकता है फर्दर? यस, क्योंकि रिवीजन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एनी नंबर ऑफ टाइम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? असेसमेंट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन इज टर्म्ड एज स्क्रूटनी। बताओ स्क्रूटनी किसे कहते हैं? बताया हुआ है 143(2) में नोटिस आता है स्क्रूटनी के लिए और 143 में ऑर्डर पास होता है स्क्रूटनी का। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा 143(3). 143(3) में जो असेसमेंट होता है उसे हम स्क्रूटनी असेसमेंट कहते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कुछ डाउट भी आपके क्लियर हुए होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसपे आपको बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।